ग्रैंड फोकस स्कूल मेरे लिए कराची एक अजनबी शहर था, लेकिन चंद ही दिनों में मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे मैं हमेशा से यहाँ रहता आ रहा हूँ। यहाँ के लोग, आबो हवा, तहजीब और रहन सहन ना सिर्फ मुझे अच्छा लगा बल्कि मवाफिक भी आ गया। अब्बा जी ने मेरा दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा दिया, इस इत्मीनान के साथ कि अब मैं बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा हूँ। मैं खूब मेहनत से काम करने लगा और एक नज्म ज़ब्त वाली जिंदगी गुजारने लगा। सुबह उठता और अपने दोनों भाइयों जावेद और शहजाद की उंगलियां पकड़ता और स्कूल की तरफ रवाना हो जाता। हमें स्कूल पहुंचने में 15 मिनट लगते थे। उस वक्त को जाया करने की बजाय मैं इस दौरान दोनों भाइयों को अंग्रेजी के टेंस सिखाता रहता। इस तरह ये एक तरह की ट्यूशन हो जाती और घर वापस आते हुए इधर उधर की गप्पे हाँकने की बजाय मैं उन्हें मालूमाते आमा की बातें सिखाता रहता। ग्रैंड फोक्स एक दरमियाने दर्जे का लेकिन अच्छा स्कूल था। सुबह असेंबली में प्रिंसिपल साहब किसी मौजू पर लेक्चर दिया करते थे और फिर किसी बच्चे को इस लेक्चर का खुलासा बयान करने के लिए कहते और आम तौर पर मैं ही उनके लेक्चर का खुलासा सुनाया करता था। इस हवाले से मैं स्कूल में मकबूल होता गया। घर वापस आकर खाना खाता, जोहर की नमाज पढ़ता और फिर तकरीबन आधा घंटा रेडियो सुना करता था। रेडियो पर उस वक्त आम तौर पर अंग्रेजी गाने सुनाए जाते थे। कराची में उस जमाने में स्कूल की 2 शिफ्टें होती थीं। मेरी दोनों बहनें निगहत और नुजहत दूसरी शिफ्ट में स्कूल जाया करती थी। घर के कामों में मैं अम्मी की मदद किया करता था। सफाई के लिए एक नौकरानी थी, लेकिन अगर वो फर्श सही तरीके से साफ ना करती तो मैं कर दिया करता था। हमाम में पानी भरने के अलावा चारपाइयों पर चादरें भी बिछा दिया करता था। दोपहर 3 बजे मैं बरामदे में अपना मेज रखता और फिर किताबें, एक गुलदस्ता और एक टेबल लैंप तरतीब से सजाकर पढ़ाई शुरू कर देता और 5 बजे तक खूब दिल जमे से पढ़ता। 5 बजे पढ़ाई से फारिग होने के बाद पहले अम्मी के लिए चाय बनाता और फिर उन्हें जगाता। जब निगहत और नुजहत स्कूल से वापस आ जाती तो मैं कपड़े बदलकर खेलने के लिए चला जाता। खेल से वापसी पर जब तक टीवी नहीं आया था घर पर शरारतें करता रहता। मुझे निगहत और नुजहत का काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, खास तौर पर नुजहत जो छोटी होने की वजह से बहुत लाडली थी। मैं उनके हिस्से के काम भी कर दिया करता था। अलबत्ता अगर घर में अचानक मेहमान आ जाते और वो मुझे घर के काम करते हुए देखते तो मैं शर्मा कर छुप जाता। जब नया नया टीवी आया तो मुताले के बाद टीवी देखता। द फ्यूजिटिव, डेंजर मैन और द लूसी शो मेरे पसंदीदा प्रोग्राम थे। गर्मियों में रात का खाना खाकर हम सहन में मच्छरदानियां लगाकर सो जाते। मैं सोचा करता था कि मच्छरदानी को मच्छरदानी क्यों कहा जाता है। अगर नमकदानी को नमकदानी इसलिए कहा जाता है कि इसमें नमक होता है और साबुनदानी को साबुनदानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें साबुन होता है, तो मच्छरदानी को मच्छरदानी क्यों कहते हैं, हालांकि ये मच्छर रखने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। मेरा ख्याल है कि कुछ नाम बस ऐसे ही रख दिए जाते हैं और फिर वक्त उन पर मोहर लगा देता है। कहते हैं कि एक दफा रंगीला शाह को संतरे के नाम पर एतराज हुआ। उसके मुताबिक चूंकि संग पत्थर को कहते हैं इसलिए इस फल के नाम के लिए नाम बिल्कुल गैर मौजू है। उसने मनादी करवा दी कि आइंदा से संगतरे को रंगतरा कहा जाए। चूंकि वो बादशाह था इसलिए उसकी जिंदगी तक तो लोग संगतरे को रंगतरा कहते रहे, लेकिन उसके मौत के बाद रंगतरा दोबारा संगतरा हो गया। पढ़ाई की मेरी रूटीन पक्की थी, चाहे सर्दी हो या गर्मी। मैं बगैर किसी नागे के तकरीबन 8वीं क्लास तक इसी तरह पढ़ता रहा। मेरी इस रूटीन की शोहरत पूरे मोहल्ले में फैली हुई थी। इसके लिए लोग मुझे बहुत सराहते थे। अपनी तारीफ सुनकर मैं खुश होता और मेरा दिल चाहता मैं और अच्छा बनूं। जिंदगी में इंसान खुद से ज्यादा दूसरों के रवैयों का मोहताज होता है। ये लोगों के रवैये ही होते हैं जिनकी वजह से इंसान अच्छा या बुरा बनता है। मैंने बहुत से होनहार लड़कों को महज इसलिए बिगड़ते हुए देखा कि उनके माँ बाप और दोस्त अहबाब उनकी सलाहियतों का इतराफ नहीं करते थे। ये इंसान की जबलत है कि जब तक उसे अच्छे काम पर शाबाश और बुरे काम पर सजा नहीं मिलेगी वो बिगड़ जाएगा। मेरी शरारतें अभी भी जारी थी। मुझे याद है कि मैंने बहुत इसरार के बाद अपने छोटे मामू से, जो इंग्लैंड में रहते थे, एक छल्ले वाली बंदूक मंगवाई थी और फिर हमारे मोहल्ले का नजर आने वाला शायद ही कोई बल्ब मुझसे बचा हो। जब बल्ब खत्म हो गए तो मैं दरख्तों पे लगे हुए पक्के आमों को निशाना बनाता था। मार्केट हमारे घर से 1 किलोमीटर के फासले पर थी। मैं एक और बुरी शरारत ये करता था कि जब कोई चीज लेने के लिए जाता तो वापसी पर कोई टैक्सी रोकता और उसे ये कहकर घर वालों ने सदर जाना है अपने इलाके की तरफ ले आता, लेकिन फिर उसे किसी और के घर के सामने खड़ा करके गायब हो जाता और बेचारा टैक्सी वाला इंतजार करता रह जाता। हमारे मोहल्ले में अधेड़ उम्र की खातून थी जिन्हें सब चची कहकर बुलाते थे। वो एक मकामी स्कूल में पढ़ाती थी। जब उनके जबरदस्ती पास किए हुए बच्चे मिठाई लेकर उनके घर आते तो वो बहुत खुश होती थी। हम चूंकि इस बात से वाकिफ थे इसलिए बतौर मजाक में अपने घर से एक डब्बा लेता और इसमें हड्डियां वगैरह डालकर किसी अनजाने बच्चे के हाथ उनके घर भिजवा देता। कुछ देर के बाद चच्ची वो डब्बा लाकर गुस्से से गली में पटक देती और फिर पूरी गली का चक्कर लगाती। पहले पहल तो उन्हें मालूम नहीं था कि ये हरकत कौन करता है, लेकिन बाद में उन्हें मुझ पर शक हो गया। इस तरह बात अब्बा जान तक पहुंची। अब्बा जी ने एक दफा फिर मेरी धुनाई की।
ابا جی کے ہاتھوں شاید میری یہ آخری پٹائی تھی، کیونکہ اب میں 8ویں جماعت میں آ چکا تھا اور مجھے محسوس ہوا کہ انہیں مجھے مارنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے بعد میں کم از کم چچی کے معاملے میں محتاط ہو گیا۔ ان سب شرارتوں کے باوجود میں اپنی عمر کے بچوں کی نسبت اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ زیادہ سنجیدہ تھا۔ میں کچھ بننا چاہتا تھا اور مجھے پتا تھا کہ کراچی کے لوگوں میں رہ کر کچھ بننے کے لیے بہت محنت کی ضرورت تھی، اور مجھے یقین ہے کہ یہی ذہنی تناؤ میری کامیابی کا باعث بنا۔ لوگ ایک مناسب اور تعمیری ذہنی تناؤ سے گھبراتے ہیں، حالانکہ یہ انسان کو متحرک کرتا ہے۔ ایک پرسکون زندگی گزارنے کے لیے مناسب حد تک ذہنی تناؤ میں کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو لوگ ذہنی تناؤ میں کام کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ تناؤ خاص حد سے بڑھ جائے تو ذہن کو مفلوج کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر امتحان کا خوف نہ ہو تو بچے کبھی نہ پڑھیں۔ اسی طرح اگر جزا و سزا کا نظریہ نہ ہو تو انسان شاید کبھی بھی نیکی کی طرف راغب نہ ہو۔ جس شخص کی زندگی میں کچھ کرنے کی طلب نہ ہو وہ شخص مردہ ہو جاتا ہے، اور جس قوم میں ایسے ہی افراد کی بہتات ہو جائے وہ پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ میں نے پہلی دفعہ 7ویں جماعت میں تقریری مقابلے میں حصہ لیا اور میری تیسری پوزیشن آئی۔ عام طور پر یہ پوزیشن میری ایک ہم جماعت لیا کرتی تھی۔ اس طرح ہماری رقابت شروع ہو گئی، جبکہ بہت سے بچے اس رقابت کو دوستی سمجھتے تھے۔ میں تب تک کسی لڑکے یا لڑکی سے دوستی کے پس منظر کو نہیں سمجھتا تھا، لیکن میرے اسکول کے کچھ لڑکے کافی بگڑے ہوئے تھے۔ وہ اس میدان میں شاید مجھ سے زیادہ باخبر تھے۔ ایک دفعہ ایک ایسے ہی لڑکے نے میری طرف سے ایک خط لکھ کر اس لڑکی کے بیگ میں ڈال دیا، جو غالباً الٹی سیدھی باتوں پر مشتمل تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ خط پرنسپل صاحبہ تک پہنچا دیا گیا۔ ابا جی کو بلایا گیا اور میں زندگی میں پہلی دفعہ ان کی نظروں میں گر گیا۔ میں اتنا سہم گیا تھا کہ اپنی صفائی میں کچھ نہ کہہ سکا، اور سب نے اسے میرا ہی کارنامہ سمجھا۔ میں چند دن بہت پریشان رہا، اور پھر ایک دن جس لڑکے پر مجھے شک تھا اس کی کاپی سے صفحے پھاڑے اور اس طرح اس کی اور اپنی تحریر کے کچھ نمونے اس لڑکی کو دکھائے۔ اسے ثابت ہو گیا کہ وہ خط میں نے نہیں لکھا تھا۔ اس لڑکی نے مجھ سے معذرت کی اور بات کو نہ بڑھانے کی درخواست بھی کی۔ میں نے اس کی بات مان لی، لیکن میرے اندر کی آگ سلگتی رہی۔ ایک دن میں نے اس لڑکے کو چھٹی کے بعد خوب مارا اور اسے اس قابل بھی نہ چھوڑا کہ وہ پرنسپل صاحبہ سے شکایت کر سکتا۔ اس واقعے نے مجھے یہ سبق سکھایا کہ انسان کو اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے۔ یہ سبق اب تک میرے کام آ رہا ہے۔ کراچی میں کرکٹ کا کھیل زیادہ مقبول تھا، جبکہ میں فٹ بال اچھا کھیلتا تھا۔ چنانچہ میں ایک قریبی گراؤنڈ میں چلا جاتا جہاں فٹ بال کے میچ ہوتے تھے۔ ایک دن فضل کلب کی ٹیم کا میچ تھا۔ اتفاق سے اس دن ان کا ایک کھلاڑی نہ آیا اور انہوں نے مجھے کھلا لیا۔ ٹیم کے کیپٹن نے میرا کھیل دیکھ کر مجھے اپنی ٹیم کا باقاعدہ کھلاڑی بنا لیا۔ اس کلب کے میچ اکثر دوسرے کلبوں سے ہوتے تھے۔ فٹ بال کے کھلاڑی عام طور پر ان پڑھ اور غیر شائستہ ہوتے تھے، جس سے مجھے خوف بھی ہوتی، لیکن ایک دن ایک ٹیم ایسی آئی جس کا ہر کھلاڑی پڑھا لکھا، مہذب اور شائستہ لگ رہا تھا۔ یہ کیڈٹ کالج پٹارو کی ٹیم تھی۔ میچ کھیلنے کے بعد مجھ میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی اس کالج میں پڑھ سکوں۔ دل ہی دل میں نے اس کالج میں داخلہ حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔